हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज 7वां दिन और 7वां सेट का सॉल्यूशन आपके सामने। जीडी का सॉल्यूशन चल रहा है। जो भी बच्चे बाहरी बच्चे देखते हैं लगातार देखें, अगर सॉल्यूशन भी देखते हैं तो बहुत तरह से फायदे होंगे आपको। दो लगातार छूट दिया हुआ है। देखो, कभी भी अगर छूट दे एक्स और वाई का तो समतुल्य छूट इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका पता होगा कि समतुल्य छूट जो होता है, दो छूट अगर एक्स और वाई दिया हुआ है, x% और y%, छूट का मतलब माइनस में, तो समतुल्य छूट जो होगा इकट्ठा छूट दोनों का होगा वो -x -y और दोनों का गुणनफल यानी कि x × y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख देंगे यहाँ बटा 100। अगर वृद्धि होता है तो x और y, तो यहां पर दोनों बढ़ता है, छूट का मतलब कम ना, इसलिए माइनस में लिखे हैं। बढ़ता है तो समतुल्य वृद्धि क्या हो जाएगा, समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट वृद्धि क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वृद्धि जो होगा सो इकट्ठा, ये जो होता है सो प्रतिशत में होता है। इक्विवेलेंट वृद्धि जो होगा सो कितना होगा, x + y और प्लस xy बटा 100। ये हमेशा से याद रखना है। अगर दो एक ही चीज पर दो बार वृद्धि हो रहा है तो ऐसे करेंगे, और इसको निकालने का कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट वाला था तो ये वाला यूज कर देंगे। दोनों माइनस में, -10 और -15 और माइनस माइनस प्लस और 10 × 15 बटा 100, यही समतुल्य छूट हो जाएगा। एकल छूट हो जाएगा, इन दोनों के बराबर छूट हो जाएगा। तो 15 10 25 और प्लस 1.5 आ रहा होगा, क्योंकि ये 0 से 1 0 कट जाएगा 1.5। तो 23 में, अच्छा 25 में से अगर हमको 1.5 घटाना है तो 2 घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर 23 माइनस में आएगा और 0.5, ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि छूट है, तो 23.5 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक रेडियो, दिलीप एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। मूल्य के यहाँ पर छूटा हुआ है, मिसिंग है, ये मूल्य के और 20% अधिक दाम पर बेचे तो दिलीप की कितनी, हाँ यहाँ पर कहता उसके मूल्य के 3/4 यानी कि उसके अंकित मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। यानी कि एमपी, अंकित मूल्य को हम क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एमपी के 3/4 दाम पर खरीदता है और मूल्य के 20% अधिक दाम पर बेचता है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 300 रुपया है, सॉरी 400 रुपया है, तो 3/4 इसका मूल्य पर खरीदता है, तो 3/4 इसका मूल्य कितना हो जाएगा। हम 400 इसीलिए माने ना क्योंकि 3/4 कह रहा था, तो 400 मानेंगे तो 4 से कटेगा 400, तो यहां पर हमारा खरीदता है तो सीपी हो गया 300 रुपया। अब कहता है उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य में बेचता है तो कितने परसेंट लाभ होगा। इसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो 20% अधिक मतलब इसका 20% 40 दूनी 80 रुपया, 400 का 20% 80 रुपया, यानी बेचता है 400। एक दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है, तो 3/4 दाम 400 अंकित मूल्य माने तो 3/4 दाम खरीदारी यानी 300 पड़ा। अब उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है, तो 20% अधिक दाम में बेचता होगा तो 480 में बेचता होगा। क्लियर है। अब बोलता है तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना ज्यादा में बेचा, ये आप देखिएगा 180 में बेचा, कितना से, तो 300 से 180 में बेचेगा ज्यादा, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो लाभ हो गया 180 300 में, तो कितना परसेंटेज के लिए 100% से गुना कीजिए यहाँ पर, यानी कि आंसर आ जाता होगा 60%। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। आप 100 भी मान सकते थे, इसको 100 मानते एमपी तब भी बनता, तो आप देखिएगा 100 मान के, 100 मानते एमपी मानते 100, तो भाई 3/4 यानी कि 75 रुपया में सीपी होता है, और 75 सीपी होता और बेचते कितना में, 120 में, ये एसपी होता, तो कितना अधिक में बेचते हैं, यहाँ पर अधिक बचते 45 कितना में अधिक, 75 में, फायदा कितना 100 से % से गुना, आंसर क्या आएगा 60%। कुछ भी मान के बना सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 घंटे में बना डालते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं और 15 घंटे में 10 घंटे में बना दे, 10 दिन में बना देते हैं। अब कहता है केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे, केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करे, 1 घंटा प्रतिदिन काम करे, तो काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे। तो लिखेंगे 10 दिन, यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा और काटिए पिटिएगा, यहाँ पर ये 10 से 10 कैंसिल
और 8 से 8 कैंसिल यानी कि 15 हो जाता है। x का आंसर 15 जो भी घंटा होगा आंसर होगा। यह मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन होगा, आप लोग से बन गया होगा। सवाल देखिए अगर कहते हैं एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। फादर एंड सन का योग, वर्तमान का f और सन का वर्तमान का उम्र s का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है। जब तब वाला जन्म के समय ऐसा पूछेगा तो आप सीधा पहले लिखिएगा वर्तमान और पास्ट, फिर भविष्य भूत। तो आप इंग्लिश में लिखिएगा, पहले प्रेजेंट को ऊपर रखिए, प्रेजेंट, और पास्ट को नीचे रखिए, जो बीत गया उसको नीचे रखिए और हमेशा अपने वर्तमान को ऊपर रखिए। तो वर्तमान को पहले रखिए, ठीक है। अब कहता है फादर और सन में रिलेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। कभी ऐसा रहा होगा जब पिता पुत्र के उम्र के होंगे, तो जब पिता अभी जितना पुत्र है, जितना उम्र के है पुत्र, उतना उम्र के कभी कौन थे पिता। तो उस समय जो पिता थे, तो उस समय अब तो उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी। तो यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि यहां पर जो उम्र था इनका, उसका 4 गुना उम्र था इनका। 1 से तो ये 4x है, और यहां पर अभी कौन होंगे ये 4x के, क्योंकि अब पिताजी के उम्र का कौन हो गया है, पुत्र। अब ये पिताजी की उम्र का हो गया, यानी कि बढ़ा कितना, 3x। तो यहां पर भी बढ़ेगा कितना, 3x, तो कितना हो जाएगा 7x। यानी कि वर्तमान में अब देखो दोनों पिता पुत्र बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि पिता भी उतना बढ़े होंगे, क्योंकि पुत्र 4 साल बढ़े तो पिता भी 4 साल बढ़ेंगे, और इस तरह से ही 7x हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3x बड़ा होगा, और इस तरह से जो अनुपात होगा 7:2 कितना होगा 4। आप रेशियो में ये कह सकते थे 1 से 4 हुआ था पहले, और अब ये 4 के हो गए फादर, सॉरी 4 के हो गए सन, तो यहाँ 3 यूनिट बढ़ा, तो इधर में भी 3 यूनिट बढ़ेगा, यानी 4 3 7 हो जाएगा। तो फादर का उम्र 7:4 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात आपको फादर और सन 7:4 में, यानी सन और फादर का पूछ रहा था, पुत्र और किसका, पिता का। तो आपको आंसर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 7, डी आंसर होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया, एक बार वार्तालाप बातों को फिर से रिवाइंड करके सुने, बैक जाके सुने, रिपीट करके सुने, कई बार सुने, बार बार सुने। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है, तो 240 रुपया लग गया होगा। क्रैमुल सीपी 240 रुपया लग गया होगा। अब 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो विक्रैमुल यानी कि एसपी 360 रुपया। लाभ कितना रुपया, 120 रुपया। प्रॉफिट परसेंट पूछता है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना, तो 120 रुपया 240 रुपया में। क्या पूछ रहा है, रुपया पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि क्षति बेचता है तो उसका लाभ या हानि क्या है, तो 120 रुपया लाभ होगा, आंसर हो जाएगा डी। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या है। सबसे कम संख्या के, छोटी से छोटी संख्या क्या है, जिसको 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 ही शेष देता है, लेकिन 11 से विभाजित है। ये सवाल एलसीएम वाले दिन छूट गया था लास्ट में। ये सवाल को सब लोग टाइप्स में लिख लेंगे। और हाँ, जितने लोग सेट देख रहे हैं, क्या एलसीएम एच शेप का जो क्वेश्चन है उसको कॉपी में लिखा आपने। मैं वीडियो मैं अगले क्लास में चेक करूंगा, या जो भी यहाँ पर गाइडिंग में होते हैं वो चेक करेंगे आपसे। क्या एलसीएम एच शेप के सारे क्वेश्चन आपने नोट करके बनाया है, क्या नहीं बनाया तो जरूर बनाएगा। उसी टाइप्स में इसको भी लिख लीजिएगा बाबू, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 15, 18, 36 से लगने वाला, कटने वाला इसका एलसीएम होता है, जो कि कितना हो जाएगा 180 माने तो हो जाएगा क्या, 36 से भी कट जाता है, 180 से 18 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम 180 हुआ। अब प्रत्येक बार 9 ही शेष देता है, यानी कि 9 शेष देता है तो 9 जोड़ देते हैं इसमें, लेकिन कहता है कि वो 11 से कटना भी चाहिए। यदि ऐसा पूछ दे तो आपको संख्या मानना है, 11 से कटना वाला होने चाहिए, 11 से कटने वाला होना चाहिए, लेकिन 9 शेष बचना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा पता है, 180 के प्लस 9 मानिएगा संख्या, और 11 से भागा दे दीजिएगा 180 के में। यहां पर 180 में भागा दीजिएगा, जो शेष बचेगा उसके साथ के लगा के लिख दीजिएगा। 11 एक बार में लगा, बच गया 7, 70 हुआ, 11 छक 66 और बच गया 4, यानी कि लास्ट में 4 के बचा होगा,
यानी कि यहां पर क्या बचना चाहिए 4k/9। देखो ये 180 में से जितना कट गया ठीक है, जो शेष बचता है उसी को लिखिए 4k/9। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर ढूंढिए k का जो कि पुट करने पर ये 11 से कट जाता हो। तो मैं k का वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो 9 4 13 होगा, 2 रखता हूं तो 4 दूनी 8 9 8 17 होगा, 3 रखता हूं k का वैल्यू तो 4 3 12 9 21 होगा, 4 रखता हूं तो 4 चौको 16 और 9 25 होगा, 5 रखता हूं 5 चौको 20 9 29 होगा, 6 रखता हूं तो 6 चौको 24 और 9 33 होगा। यानी कि अगर मैं 6 रखूं तो ये हो जाएगा 33 और 33 से 111 से क्या हो जाता है कट जाता है। इसीलिए मुझे k का वैल्यू क्या रखना होगा, तो यानी k का वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो संख्या जो होगा सो मिलेगा 18 छक 78 से 100 1080 प्लस 9। अरे भैया ऐसा रखा हमने 180 गुने 6 और प्लस 9 रखा तो 1080 प्लस 9 रखा, यानी कि 1089 हो गया संख्या। क्लियर है? और 1089 यदि संख्या हो गया तो मुझे संख्या नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। अंक संख्या के अंकों का योग निकालना है। 9 8 17 और 1 18, जो भी आंसर होगा 18 आपको यहाँ चमचमाता हुआ दिख रहा होगा। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा 1 + 0 + 8 + 9, अंकों का योग ऐसे निकालना है बाबू। तो निकल जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 18। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक आयताकार खेत है भाई साहब, एक आयताकार खेत है, के विकर्ण की लंबाई, के विकर्ण डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण बाबू, डायगोनल की लंबाई 17 मीटर दे रखा है, ठीक, और उसका परिमाप 46 है, परिमाप 46 है। देखो मैं एक दिन ट्रिपलेट बताया था, आज भी बताता हूं, कहीं भी राइट एंगल ट्रेंगल रहे, आयत रहे, उसमें राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा होता है, 90 समकोण त्रिभुज बन रहा होता है, तो उसमें याद रखिएगा यही सब ट्रिपलेट होंगे। 3 4 5 हो सकता है, या 5 12 13 होगा, या 7 24 25 होगा। ये ट्रिपलेट याद रखना है बाबू, 7 24 25 मैं मेंसुरेशन बताऊंगा उस समय डिस्कस करूंगा। ये 5 12 13 याद रखना चाहिए, 7 24 25 8 15 17 याद रखना है। 9 40 41 ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होता है PBH होता है, लंब आधार और कर्ण होता है। 9 40 41, हाँ कर्ण ही सब है लेकिन लंब और आधार में से कोई भी हो सकता है दोनों। 9 40 41 20 21 29 और 11 60 61 आपको याद रखना है ये सब सारा। इसी में से कोई रहेगा। देखो 17 कर्ण वाला कौन ट्रिपलेट है, यहाँ कर्ण 17 है, 17 वाला देखो ये ट्रिपलेट है, यानी कि तय बात है कि ये वाला 15 रहा होगा और ये रहा होगा, सॉरी ये वाला 8 रहा होगा और ये रहा होगा 15, और ये 15 होगा तो सामने वाला भी 15 और ये भी 8 तो इधर 8। क्या आपको 46 आ रहा है परिमाप? परिमाप क्या होता है बाबू? परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई गुने 2 होता है, यानी कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या 15 + 8 आ रहा है 46 आ रहा है क्या? अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है 46 हो जा रहा है, इसका मतलब कि यही वाला लंबाई और चौड़ाई है और यही लंबाई चौड़ाई है, तो एरिया आपको निकल जाएगा। एरिया बराबर हो जाता है हाफ गुने, सॉरी एरिया बराबर L × B हो जाएगा, किसका? आयत का। तो एरिया हो जाएगा 15 × 8 और 15 × 8 120 हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा बॉल, आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यही ट्रिपलेट में से समकोण त्रिभुज में से रहेगा या यही ट्रिपलेट में से आपको आयत में भी बन जाता है वो ये समकोण त्रिभुज, तो सब जगह ये काम करेगा। आप देखिएगा आगे भी सवालों में रह सकता है। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन से तो हर दिन सवाल देख रहा है, अगर इतना हूं कि एकत्रित करेंगे सारा ट्रेन का टाइप्स खत्म। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करता है बाबू। अगर 15 सेकंड में पार करता है इसका मतलब अपनी लंबाई को पार करता है, यानी कि अपनी लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रहा है। वो लंबी ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को पार करता है, यानी कि अपनी लंबाई को पार कर रहा है। इसलिए चाल बराबर इसकी लंबाई बटा जितना देर में पार कर रहा है 100, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। इसको किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे और आप निकालिएगा, काटिए पीटिएगा तो ये मिलेगा 5 से 15 दूनी 30, 20 बार में, 5 का 20, 4 बार में कट जाएगा 18 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रेन जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा डी।
कोई भी ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है ना, व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति तो एकदम ट्रेन के रिस्पेक्ट में नगण्य लंबाई का है, इसको पार कर रही है यानी कि अपनी लंबाई को ट्रेन पार करेगी। समझ कर रखिए बात आप। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या की 1/2 और तीसरी संख्या पहली संख्या दूसरी का 1/2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, ठीक है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है। ठीक है, तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या है। तो यहां पर अनुपात निकालिएगा, पहला और दूसरा का 1:2 हो गया, और दूसरा और तीसरा का अनुपात हो जाएगा यहां पर 4:1। तो बाबू सोचिए, यहां पर बैलेंस करेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा कितना हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में रहे, ज्यादा वो ट्रिक नहीं लगाएं, आप बैलेंस करिए। तो यहाँ पर 4 है, ये 4 है, तो यानी कि इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2। ये अनुपात हो जाएगा किसका, पहला, दूसरा और तीसरा का। ठीक है, अब पहला, दूसरा और तीसरा का अनुपात आ गया तो 4 2 6 और 1 7 सबका योग है, जबकि सबका योग कितना कह रहा है, 2 है। अरे योग सबका अनुपात में 7 है, लेकिन रियल में योग कितना है, 2 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या तो 4 है, और दूसरी संख्या 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8/7 हो जाएगा, और 8/7 कौन सा है, बॉल है। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 100 मीटर दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में। 100 मीटर दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, ठीक है, बी 30 सेकंड में। 100 मीटर दूरी बी करता है 30 सेकंड में। अच्छा, 100 मीटर कोई डिस्टेंस है, उसको ए चल रहा है 27 सेकंड में और बी चल रहा है 30 सेकंड में। तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि ए का चाल ज्यादा है। 100 मीटर 27 सेकंड में चल रहा है, यानी कि 30 सेकंड ले रहा है बी, तो ज्यादा चाल किसका है, ए का, जल्दी तब चल रहा है। और 100 मीटर दूरी है, डिस्टेंस आपका 100 मीटर है। ऐसा हो रहा है, निम्न में किस दूरी को अंतर से बी ए को पराजित करेगा। ये रेस का क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि कितना दूरी से जीतेगा। देखो यार, ये समय में तो 3 सेकंड से जीत जा रहा है। समय में कितना सेकंड से जीत रहा है, 3 सेकंड से। लेकिन अगर दूरी निकालना होगा तो उसके पहले इसका चाल निकालना होगा। पहले समय का अनुपात निकालिए। समय का अनुपात 9 तिया 27 और 10 तिया 30 है। 9:10 है, 9:10 है। ये टाइम का अनुपात है। स्पीड का अनुपात क्या हो जाएगा, 10:9, यानी जब तक ये 10 चलेगा तब तक ये 9 मीटर चलेगा। अगर 10 मीटर का दौड़ होता ना, अगर 10 मीटर का अगर डिस्टेंस का अनुपात निकालेंगे तो जो स्पीड का अनुपात होता है वही डिस्टेंस का अनुपात होता है, यदि टाइम कांस्टेंट कर ले तो। ये कहने का मतलब कि स्पीड लिखिए या डिस्टेंस लिखिए, बात है क्या है। अगर जब तक ये 10 मीटर चलता है तब तक ये 9 मीटर चलता है, यानी कि 10 मीटर के दौड़ में हरा देता है 1 मीटर से। कौन भाई साहब, ये हरा देता किसको, बी को। 10 मीटर का दौड़ होता है, जब तक ये 10 चलता तब तक ये कितना चलता, 9, यानी 10 के दौड़ में कितना से हराता, 1 से। लेकिन यहाँ दौड़ कितने का है, 100 का, यानी कि 10 का दौड़ है सो रियल में कितना है, 100 का दौड़ है। 10 का दौड़ है सो 100 मीटर का दौड़ है। हराता है ए बी को, हराता है कितना से, ए बी को हरा देगा। तो ये देखो 10 की दौड़ में 1 से हराता, लेकिन दौड़ है 100 की, तो 100 की दौड़ में कितना से हराएगा, तो 100 की दौड़ में 10 मीटर से हरा देगा। ए बी को हरा देगा कितना से, 10 मीटर से। आंसर इसका बॉल। बाकी चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा, आपको क्लास में डिस्कस करेंगे तो। लेकिन इतना से भी समझ में आ सकता होगा। 2 संख्याओं के 2 अंकों की एक संख्या को जब इसके अंकों के योग से गुना किया जाता है। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या मान लीजिए ए बी है, तो इसको संख्या को कैसे लिखेंगे, 10a + b। 2 अंकों की एक संख्या को इसके अंकों से गुना किया जाता है, इसके अंकों के योग से। तो अंकों का योग तो a + b है, तो ये आ जाता है कितना, 424 आ जाता है। ठीक है, जब इसके अंकों को पलटने पर अगर संख्या ba बन जाता, तो संख्या ba बन जाता तो संख्या लिखाता 10b + a। अरे भाई अगर 72 है मान लो, तो 72 को कैसे लिखते हो, 7 × 10/2। लेकिन अगर 27 को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे,
2 गुने 10 प्लस 7। तो ये बदल कर लिखने को कहते हैं इसे, आप समझिए बात को। तो कहता है कि संख्या जब इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या को अंकों के जोड़ से गुना करते हैं, फिर इसको अंकों के जोड़ को से गुना करते हैं, तब ये आ जाता है कितना 280। पहले तो ये दिमाग में लाना है। अब देखिए बोल रहा है कि तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है, यानी कि हमको निकालना है a प्लस बी। ए प्लस बी ई दोनों के एचसीएफ है बाबू, दोनों में निहित है। हमें एचसीएफ में बताएं कि जो दोनों में निहित है वही क्या है, एचसीएफ है। तो आप देखिए कि ई दोनों में कौन निहित है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। हमको तो लगता है 7 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 8 से 28 280 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 9 से 280 नहीं कट रहा है, 6 से 280 नहीं कट रहा है, यानी 7 से ही कट रहा है, तो 7 से ही कट रहा है, 7 से 42 नहीं। अच्छा अंकों का योग पूछ रहा है, 8 से कट रहा है 280, 7 से ही वाला नहीं कट रहा है 7 से 42, तो 8 से कट रहा है, आंसर 8 हो जाएगा। अगर दोनों 8 से कट रहा है 8 से ही भी कट जाएगा। देखो 8 5 40 और 8 3 की 24, 8 5 40 और 8 3 की 24, ये भी 8 से कट जा रहा है और बाकी किसी से तीनों कट ये नहीं रहा, यानी कौन सा आंसर होगा, सी, क्योंकि ये दोनों में a प्लस बी कॉमन है और a प्लस बी ही निकालना है, तो a प्लस बी होना ही चाहिए कितना, 8। समझ में आया बात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 प्लस 32, 32 भागे 8 है, तो 8 करेंगे ऐसे, और 52 भागे ब्रैकेट कर दिया 13, ऐसे कर दिया, तो 3 प्लस 4 गुने 4, तो यहां पर 19 आ जाता होगा, यही आंसर होगा, सब लोग से बन गया होगा। पहले भाग की क्रिया करेंगे, कोष्ठ में से, कोष्ठ के अंदर में है तो कोष्ठ की कर लीजिए, लेकिन भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद कोष्ठ के बाद ब्रैकेट के बाद भाग की क्रिया। मिश्र धातु जर्मन और सिल्वर, जर्मन और सिल्वर से, सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते से, कॉपर और जिंक से का अनुपात है। एक जर्मन सिल्वर बनाया गया है जिसमें कॉपर और जिंक है 21:16 में, जबकि निकल और जस्ता का अनुपात, जबकि निकल उसमें और जस्ता जिंक का अनुपात 7:2 कितना है, 24 है। तो इस धातु में तांबा जिंक और निकल का अनुपात क्या है, कॉपर जस्ता जिंक, यानी कि निकल का अनुपात पूछ रहा है, पूछ रहा है इसका। तो मैं क्या करूंगा पता है, बैलेंस कर दूंगा। ये आपको कितना दिया हुआ है 16, ये 16 है और ये 24 है, जिंक यहां पर मिल रहा है, इसमें गुना कर दूंगा 24 से, इसमें गुना कर दूंगा 16 से, काटिएगा तो ये 8 3 की 24, 8 दूनी 16 दिख रहा होगा, यानी 24 दूनी 48 और 16 48 बराबर हो जाएगा। तो 3 से गुना कर दिया, कैसे दिया 63। आप गुना करके कॉपर को 63 लिख रहे हैं, तो 16 48 जिंक को लिख रहे हैं, और 24 दूनी 48 जिंक को लिख रहे हैं, तो 7 दूनी 14 किसको लिख रहे हैं, निकल को। तो 63 48 और 14 कोई है ऑप्शन में, तो अब ऑप्शन है कौन सा, बी ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा बी। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। 8 संख्याओं का माध्य कितना है, 8 संख्याओं का मीन कितना है, 17। मीन मतलब एवरेज, जबकि एक साथ लेने पर समूह के सभी संख्याओं का माध्य 20 है। समूह के 8 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 8 संख्या का औसत कितना है, 17, जबकि एक साथ लेने पर सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं को जोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है, छोड़ने के बाद, सॉरी इसको छोड़ दें, कुल का माध्य कितना है, कुल का माध्य 20 है, और इनको छोड़ देते हैं, इनको हटा दें, तो फिर शेष का आधे कितना, मान ली कुल संख्या 1 है, तो 1 संख्याओं का औसत कितना है 20, और 8 संख्याओं का औसत कितना है 17 है, और 1 माइनस 8 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, सभी का औसत कितना है 20। तो आप एक काम कीजिए, 2 तरीके हैं, या तो x पर बनाइए, आप इसको क्या कीजिए 8 गुने 17 कीजिए, और प्लस x माइनस 8 गुने कितना 22 कीजिए, और बराबर 20 गुने x कीजिए, फाइंड x फ्रॉम हियर, कुल संख्या निकल जाएगा। या फिर क्या कीजिए आप, या फिर आप कीजिए कि 17 था 8 संख्या का औसत, और शेष संख्या का औसत कितना था 22, लेकिन सभी को मिला के औसत कितना था
20, यानी कि औसत का ये अगर सभी को मिला के है दिया तो एलिगेशन से निकल जाएगा, ये 2:3 हो जाएगा। और 2 बराबर कितना कह रहा है, 2 बराबर कह रहा है, सॉरी 2 बराबर कह रहा है 8, तो 2 चौका 8, तो 3 चौका 12, तो 12 शेष संख्या था और 8 पहले वाला संख्या था, तो 12 8 20 टोटल होगा। वैसे अगर आप निकालिएगा ना तो यहां पर भी x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 20 आएगा। सोल्व करके आप देख लीजिएगा दोनों तरीके से, मुझे लगता है कि आपको बात स्पष्ट हुआ है दोनों तरीके से। उस तरह से एलिगेशन से 2:3 आया, जो पहले का संख्या था उसको 2:8 है और बाद में बचा हुआ संख्या 3 है, तो 2 बराबर 8 है, तो 3 बराबर कितना, 2 चौका 8, तो 3 चौका 12। मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट है। 12 8 20, कुल संख्या है कितना, 20। सवाल देखिएगा 55, सारथी ने एक बैंक में इतना रुपया जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज की दर से जमा किए 3125 रुपया, यानी प्रिंसिपल है, ये मूलधन है जिसको मूलधन आप बोलते हैं, और आपको 8% रेट यानी कि दर है, दर जो बोलते हैं आप कितना परसेंट है, 8% है। जबकि सारथी ने 5 साल का यानी समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय 5 साल के लिए बैंक में रखा, तो वह कितना ब्याज करेगा, यानी कि साधारण ब्याज ये पूछ रहा है। तो भाई देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल 3125 गुने 8 गुने 5/100, जो भी कैलकुलेट करके आता है, 5 से 20 25 100, और 5 से कटेगा 6 5 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 5 का 20, 4 दूनी 8, 2 2250, सॉरी 1250 भी होगा आंसर इसका। तो आप सीधा सिंपल फॉर्मूला निकालिए, SI बराबर PRT गुने 100, SI बराबर PRT गुने 100, SI बराबर PRT/100 यूज कीजिएगा, बनेगा। सबको समझ में आता होगा। भी अगला सवाल की तरफ देखते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर 900 की धनराशि एक निश्चित साधारण की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 1130 हो जा रहा है। 900 की राशि 4 वर्ष में कितना हो जाता है भाई, 4 वर्ष में हो जाता है 1134। यदि कि ब्याज की दर में 3% वृद्धि हो जाए, यानी पहले वाला 8% रेट था, अब अगर ब्याज की दर में वही समय रहेगा 4 वर्ष, लेकिन दर बढ़ जाएगा कितना परसेंट, 3%। अगर दर 3% बढ़ जाएगा तो पहले वाला आर के कारण यहां पर तो ब्याज जुड़ा हुआ है ही, केवल 3% के कारण जो ब्याज में इंप्रूवमेंट होगा उसको निकाल लेंगे। यानी कि 900 का 4 वर्ष में 3% के कारण ब्याज कितना होगा, ये कैलकुलेट कीजिए। SI में इंक्रीज कितना होगा 900 का 3% के कारण, तो 4 12 108, यानी कि 108 रुपया का इंप्रूवमेंट होगा ब्याज में। यानी कि यहां केवल ब्याज में जोड़ेंगे 108 और निकल के आएगा 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 1 4 2, और ये 1242 रुपया। जो आंसर आ रहा होगा वो आपका होगा कौन सा, आपका होगा बी। यानी कि केवल जितना ब्याज बढ़ता है उतना। हाँ, आपका मन कर रहा होगा कि यहां से सर रेट निकाल लेंगे, रेट निकाल के फिर उसमें जोड़ेंगे 3, फिर से नया ब्याज निकाल के फिर से जोड़ेंगे, 900 में निकल आएगा। लेकिन आप केवल ये सोचिए कि पहले वाला रेट के कारण तो इसमें ब्याज इंक्लूड है ही, तो मुझे ये वाला 3% रेट बढ़ रहा है उसके कारण ब्याज ऐड करना होगा। इसलिए 900 रुपया का 4 वर्ष में 3% के कारण जो ब्याज उत्पन्न होता है 108 रुपया, उसी को बढ़ा देंगे, ब्याज बढ़ जाएगा, मेरे बन जाएगा। मुझे लगता है कि क्लियर हुआ है मामला। सवाल देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का, हर सेट में 2 सिंप्लीफिकेशन का दे रहा है, यानी कि जीडी भी दे रहा था। तो 20 माइनस 25 माइनस 33, इसमें तो कोई डाउट नहीं, डायरेक्ट घटा के लिख देंगे। तो 25 माइनस 33 माइनस 8, तो प्लस 8 हो जाएगा यहां पे, भागे माइनस 5 गुने 4 और प्लस 6 और प्लस 56, भागे माइनस 27 प्लस 13। तो माइनस 27 प्लस 13 को तो लिख ही सकते हैं, माइनस 14। ठीक है, अब यहाँ 14 चौका 56, तो माइनस 4 आ रहा होगा। ये देखिए 5 चौका 20 और 6 है, माइनस 14 आ रहा होगा। ठीक है, और ये डिवाइड है, और 20 और 8 28, यानी कि इसको सोल्व करके इतना आ रहा होगा। अब माइनस है तो सबसे पहले क्रिया तो करेंगे डिवाइड का, तो 14 दूनी 28, माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस 4 है तो माइनस 6 आंसर इसका आ रहा होगा। आपको लगता है समझ में आ रहा होगा, माइनस 6 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए आपके सामने, कह रहा है कि 2 नल एक टैंक को क्रमशः 15 घंटे में और 20 घंटे में भर सकते हैं। 15 घंटे में भरेगा और ये 20 घंटे में भरेगा। तीसरा नल उसको 30 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा निकासी नल है, ये खाली करने वाला है जो कि 30 घंटे में खाली करता है। हम पहले क्षमता मान लेते हैं टंकी की। टंकी की क्षमता मान लिए 60, मानते हैं कि टंकी में 60 लीटर आता था। 60 लीटर आता था, उसको 15 घंटे में अगर पहल का भर रहा है, यानी प्रति घंटा 4 भरता होगा। अगर 20 घंटा में दूसर का भर रहा है 60 लीटर को, यानी प्रति घंटा 3 भरता होगा।
अब 30 घंटा में तिसरका भर रहा है, इसका मतलब सॉरी खाली कर रहा है, यानी पूरा टंकी में 2-2 लीटर हर घंटे खाली करता था, तब ना 30 घंटे में खाली कर रहा होगा। इट मीन्स कि 4 3 7 में से 2 गया, यानी कि यहाँ पर 5 तीनों मिलके भर रहा होगा, तीनों मिलके भर रहा होगा। क्या पूछ रहा है? तीनों मिलके क्या बोल रहा है? तो टैंक भरने में अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में, तो तीनों को खोल देंगे तो ये भराएगा कितना? 7 नहीं, 2 खाली कर देगा, यानी कि भराएगा कितना? 5। तीनों मिलके 5 भराएगा और 5 भरेगा और 60 भरना है, पूरी टंकी की क्षमता है। तो टोटल समय जो लगेगा 12 25 60 12 घंटा लगेगा। ये तो सबको सबसे बनता होगा, आसान सा क्वेश्चन रहता है। अगला प्रश्न संख्या देखेंगे। इसके बाद सबसे छोटी संख्या ये देखिएगा, एलसीएम एचसीएफ में ये बताए हुए हैं कि वह सबसे छोटी संख्या जो 12 15 18 और 27 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 4 7 और 10 और 19 बचे। अब देखिएगा यहाँ पर अंतर निकालिएगा तो 8 4 12 8 7 15 10 8 18 19 18 27 सबका अंतर 8 8 बच रहा होगा। मैं बताया था कि इसका निकालिएगा एलसीएम और जोड़ दिएगा उसमें कितना, सॉरी घटा दीजिएगा कितना, 8। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 27 दूनी 54, 27 चौक 108, 108 गुने 5 540। एलसीएम इसका हो जाता होगा 540। निकाल के देखिएगा 540। अब उसमें घटा देना है 8। इसको जोड़ना है कि घटाना है? तो याद रखना है इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो मिलेगा कितना? 532। मुझे लगता है कि ये इसका आंसर आपको बी होगा और सबका समझ में भी आ रहा होगा। ये बनाए भी होंगे आप लोग, चूंकि ये रिपीट हो रहा है। एलसीएम एचसीएफ का पूरा वीडियो देखिए, उसमें सारा क्वेश्चन है, एकदम टाइप्स दिया हुआ है। अगला सवाल देख रहे हैं आप। अगला सवाल कहता है कि ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:5, बी और सी का अनुपात दिया है 4:3। हमको निकालना है ए और सी। अगर कभी भी शुरू और लास्ट वाला निकालना है तो 3/5 गुने 4/3 कर दीजिए। बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए बटा बी और अगर बी बटा सी करते हैं तो ऐसे केस में बी से बी कट के ए अनुपात सी ही आता है। इसलिए ए अनुपात सी कभी भी निकालना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए और निकालिएगा तो 4:5 आएगा। 4:5 आपका पहला ही ऑप्शन में है। मुझे लगता है कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।